नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। सुप्रीम कोर्ट ने संसद में विवादित अपमानजनक टिप्पणी और अभद्र टिप्पणी और इस व्यवहार को अपराध के दायरे में लाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि संसद के पास खुद ऐसी शक्तियां हैं जिनसे वो जहां चाहे ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई करने में सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संसद या विधानसभाओं में राजनीतिक विरोधियों की मानहानि करने के नारों को आपराधिक साजिश नहीं कहा जा सकता, नहीं माना जा सकता और इनको ऐसा मानकर आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके अलावा इसको कार्रवाई के दायरे में लाना भी ठीक नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और 2012 के झारखंड के सीता सोरेन, विधायक सीता सोरेन घूस कांड के पैरोकार वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने अपनी याचिका में कहा कि अगर विधानसभा या संसद में किसी प्रतिनिधि के द्वारा संसद में या विधानसभाओं में कही गई उसकी बातों के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कानूनी कार्रवाई हो तो इससे असंसदीय शब्दों, हेट स्पीच पर लगाम लग सकेगी। रामचंद्रन ने इस दौरान हाल ही में लोकसभा के विशेष सत्र के दौरान बसपा के सांसद कुंवर दानिश अली और भाजपा के सांसद रमेश बुधूड़ी के प्रकरण का जिक्र किया, जिसमें बुधूड़ी ने दानिश अली को आतंकवादी, मुल्ला, कटुआ, पता नहीं क्या क्या कहा था, जिसमें वह इस तरीके की बातें कहते हुए एक समुदाय विशेष को भी हट करते नजर आ रहे हैं संसद के अंदर। मंथन में सवाल यही कि संसद और विधानसभाओं में क्या इस तरीके का बवाल रुकेगा या फिर आने वाले दिनों में हम सड़क में भले ही वो जंग ना देखें, लेकिन सदनों में क्या जो सदन है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, क्या वो जंग के मैदान बनेंगे? बड़ा सवाल। दो 2012 के सीता सोरेन घूस कांड के मामले के 2 दिनों से सुनवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय फुल बेंच इस मामले को सुन रही थी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायाधीश AS बोपन्ना, न्यायमूर्ति MS सुंदरेश, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा, JB पादरीवाला, संजय कुमार और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि सदन के अंदर चुने हुए जो सदस्य हैं वो कुछ भी बोलते हैं, वह उनका विशेषाधिकार है। कुछ भी कहने या वोट देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 194 कोष्ठक में 2 के तहत उन्हें छूट हासिल है, यानी विशेष प्रोटेक्शन सदन के अंदर इन सदस्यों को हासिल है। इनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, ये संवैधानिक अधिकार है उनका। सीता सोरेन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई चली उसके बाद फैसला सुरक्षित कर लिया, लेकिन इस मामले में भी उन्होंने एक तरीके से ये टिप्पणी कर दी। आज हम इस प्रकरण को मंथन में क्यों लेकर आए, क्यों ऐसा हमने किया, क्योंकि इस मामले में जो हाल ही में बुधूड़ी और दानिश अली वाला प्रकरण था, उसमें जो एक तरीके से न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ से वकील ने इस बात का अनुरोध किया कि इस मामले को भी इसमें शामिल करा जाए और ये देखा जाए कि इस तरीके के मामलों को रोकने के लिए कोई आपराधिक एक्शन लिया जाए, कोई कानूनी प्रावधान किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए 2 टूक कह दिया कि वो इसमें कतई दखल नहीं देगा। अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वो जरा जो दृश्य था लोकसभा का वो सुनाया जाए कि वास्तव में उस वक्त जब कोई बयान चल रहा था या जिस तरीके से रमेश बुधूड़ी ने दानिश अली के बारे में टिप्पणी की थी, वो एक बार जरा ताजा कर लीजिए। देश के वैज्ञानिक उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ।
कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। डैनिश अली जी प्लीज सिट डाउन। श्रेय को लेकर प्रधानमंत्री को श्रेय देने न देने के दौरान इतना उत्तेजित हो गए थे रमेश भिदोड़ी कि उग्रवादी ना जाने क्या क्या कहा। संसद, आम आदमी को ये पता है कि यार वास्तव में संसद क्या है। संसद माने जहाँ संसदीय व्यवहार हो। संसदीय व्यवहार क्या है? सदाचरण। और क्या ये सदाचरण है क्या? और इसके तहत इनको संविधान में विशेष प्रोटेक्शन है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो जिस तरीके के लोग अब सदनों में चुनकर आ रहे हैं, जिस तरीके के लोग अब सदन में पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से राजनीति जहरीली हो रही है, उससे अब आने वाले जो वक्त है उसकी विधानसभाएं और जो संसद है उसमें उसकी स्थिति परिस्थिति उसका परिदृश्य बिल्कुल अलग होने वाला है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा वो आपकी स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या माननीय जिन्हें कहा जाता है कि भाई संसदीय शब्दों का प्रयोग करो, खुद वो सांसद हैं, यानी उनके पास इस बात का ठेका है कि अच्छा व्यवहार करें, उनकी जिम्मेदारी है इस बात की वो अच्छा व्यवहार करें, अच्छी भाषा बोलें। लेकिन भाषा कैसी, ये बड़ी स्थितियाँ परिस्थितियाँ अजीब सी हो गई हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक चिंता है हमको। आज इस बहुत सारे आज विषय थे हमारे पास, लेकिन इस विषय को लेकर एक चिंता है कि एक वरिष्ठ वकील ने इस मुद्दे को उठाया और सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का हवाला देकर इस बात को प्रस्ताव को खारिज कर दिया। लेकिन इसे कौन सुधारेगा या फिर लगातार बढ़ेगा? बहुत सारे सवाल हैं। जिस मामले में सुनवाई के दौरान ये पूरा प्रकरण आया वो सीता सोरेन का मामला है। 2012 में राज्यसभा के चुनाव में वोट देने के बदले सीता सोरेन पर रिश्वत लेने का आरोप है और सीता सोरेन ने इन आरोपों से इनकार कर दिया। सरकारी वकील, सॉलिसिटर जनरल तमाम इस बात को लेकर कह रहे थे कि नहीं, ये सीता सोरेन वाला मामला प्रोटेक्टेड नहीं है, ये आपराधिक मामला है क्योंकि उन्होंने घूस ली है। वो संविधान में जो प्रोटेक्शन दिया गया उसके तहत सीता सोरेन का मामला नहीं आता है। जबकि सीता सोरेन का कहना है कि भाई सदन के अंदर वो अनुच्छेद 194 कोष्ठक ब्रैकेट में जो 2 वाली संविधान के तहत उन्हें जो छूट हासिल है उसके तहत वो कुछ भी वहाँ पर बोलने के लिए, कहने के लिए आज़ाद हैं और किसी को वोट देने के लिए आज़ाद हैं। ये मसला इसमें कहीं भी कोई बनता नहीं है। तो कुल मिलाकर ये पूरा प्रकरण आपके सामने है। बहुत सारी चीज़ें जो निकल कर सामने आई हैं, इन पूरे प्रकरण को लेकर केवल ये जो पूरा प्रकरण रहा है इसको लेकर निश्चित तौर पर एक अंदर से लोगों के अंदर ये आ रहा है कि भाई ये संसद और विधानसभाओं के अंदर जो ये हेट स्पीच है, जो एक तरीके से खराब आचरण है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो चीज़ें हैं वो कैसे रुकेंगी। अब हाल ही की बात देख लें तो बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर वार छोड़ते हुए उन्हें रावण के रूप में, अभी कल ही एक ट्वीट आया और उन्हें रावण के रूप में दिखाया गया। इस पूरे घटनाक्रम में बीजेपी के प्रवक्ता ये भी कहते रहे कि भाई उनको गलत नहीं दिखाया गया है क्योंकि राहुल गांधी रावण जैसा आचरण कर रहे हैं। पब्लिकली ये बात कही जा रही है, ये सदन के बाहर की बात है। और इससे पहले बीजेपी के लोग आरोप लगाते रहे हैं कि कांग्रेस के लोग लगातार नरेंद्र मोदी को ये कहते रहे हैं। अभी खड़गे ने भी उनको रावण कहा था कर्नाटक चुनाव के दौरान। तो ये एक और पोस्टर कांग्रेस ने जारी किया है कि वो मोदी जी झूठ बोलते हैं और रावण बनाम जो आप देख रहे हैं कि बीजेपी पर एक तरीके से एक्शन की बात वो कर रहे हैं कांग्रेस के लोग कि भाई ऐसा करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। इस तरीके के 3-4 प्रकरण सामने आ गए हैं। सवाल ये है कि वास्तव में ये रुकेगा कैसे, और हेट स्पीच अगर बढ़ेगी तो माहौल जहरीला होगा, देश दिक्कत में आएगा। राहुल गांधी को रावण के रूप में दिखाने के खिलाफ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में लखनऊ में एक प्रदर्शन हुआ। वो तस्वीर जरा दिखा दी जाए। ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ, पुतला जलाया गया और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की गई, प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की गई। वो विजुअल भी लगातार आपके चल रहा है, लगातार आप देख रहे हैं। वो
जुमला बॉय बनाम रावण, ये पोस्टर वार चल पड़ा है। मोदी को जुमलावार के रूप में कांग्रेस ने दिखाया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी रावण हैं। तो प्रदर्शन, बवाल, झंझट ये सब चल रहा है। लेकिन राजनीति जिसे कहा जाता है कि समाज हित के लिए, सेवा के लिए राजनीति होती, जिन सदनों में ये माननीय चुनकर जाते हैं, बैठते हैं, क्या उन सदनों के अंदर सही आचरण हो रहा है क्या? और एक और सवाल कि जब अब जो सदन को चलाने वाले लोगों पर भी आरोप लगता है, कटघरे में वो खड़े किए जाते हैं, चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष हों, चाहे राज्यसभा के सभापति हों, ये कहा जाता है कि ये पक्षपात करते हैं और जिस पार्टी से आते हैं उसके लोगों को ये छूट देते हैं, बाकी लोगों पर कार्रवाई करते हैं। जब स्थितियाँ ऐसी आ गई हों तो कोई ना कोई तो विकल्प निकालना पड़ेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हदें तय कर ली कि ठीक है, उसकी हद ये है कि संविधान में जो वर्णित है उससे आगे नहीं जा सकता। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, मंथन आज हमारा इसी पर है। हमारे साथ संसद में प्रतिनिधित्व कर चुके पूर्व सांसद और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल शुक्लवारसी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अनिल जी पूर्व सांसद हैं और सांसद होने के नाते और बीजेपी नेता होने के नाते भी हमने आज अनिल जी को आमंत्रित किया है। पुष्पा मिश्रा जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट की। पुष्पा जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। उत्तराखंड से राज्यसभा के सांसद रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रदीप टमटा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। मनोज ध्यानी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, विश्लेषक हैं और एडीआर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसने एक सूची जारी की है किसने किसने हेट स्पीच दी है, किसने किसने ये काम किया है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वरिष्ठ नेता मनोज यादव जी हमारे साथ बहुत दिनों के बाद आज जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सभी मेहमानों का। मंथन की शुरुआत मैं सीधे एडीआर के प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ जुड़े मनोज ध्यानी साहब के पास जाऊंगा। मनोज ध्यानी जी, एक तो आप लोगों ने एक लिस्ट जारी की है कि भाई ये हेट स्पीच के या इस तरीके के मामले अपमानजनक जो सदन के अंदर कहे गए विधानसभाओं लोकसभाओं में अंदर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो संविधान में प्रोटेक्शन दिया गया है माननीयों को, उसका हवाला देकर साफ कह दिया कि वो कोई दखल नहीं देगा। और वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हदें खुद ही तय कर ली कि ना, हम वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो संविधान का मसला है। माननीय कुछ भी अंदर बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी आने वाली हैं? क्योंकि पहले भी हमने विधानसभाओं में सर फूटते देखे हैं, माइक चलते देखे हैं, गाली गलौज करते देखा है लोगों को, लेकिन मुल्ला, गुरवादी, कटुए, भड़वे ये भी अभी हाल में हमने सुन लिया है। तो कुल मिलाकर जिन्हें कहते हैं सांसद और कहते हैं कि भाई असंसदीय भाषा का प्रयोग ना करो, यानी वो ठेकेदार हैं संसदीय आचरण के, संसदीय आचरण के ठेकेदार बनाकर जनता जिन्हें बेचती है वो भयानक असंसदीय व्यवहार करते हैं। ये बीमारी के लिए कोई रोक लगेगी क्या? और रिपोर्ट आपकी किस ओर इशारा कर रही है? चीज़ें बढ़ रही, घट रही? मनोज ध्यानी, देखिए, जो ये घृणा के भाव के साथ जो हेट स्पीच है वैसे तो डिफाइंड नहीं है, लेकिन इसे विधि आयोग की रिपोर्ट में 267 में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। और इसमें ये कहा गया है कि जो नस्ल विरोधी, किसी नस्ल, किसी जाति, किसी वर्ग, किसी संप्रदाय, किसी धर्म विशेष या व्यक्ति समूह के खिलाफ जो स्टेटमेंट घृणा के भाव से जिससे हिंसा हो सकती है, उस समाज आहत हो सकता है, उसको हेट स्पीच के दायरे में रखा गया है। और इसी हेट स्पीच का एडीआर जो आकलन करती है वो लगातार कुछ न कुछ आंकड़े निकालती रहती है पूरे देश भर के भीतर। और जिसमें जो माननीय हम कहते हैं विधानसभाओं में, संसद के भीतर जो विधि निर्माता हैं, उनके खुद के जो रिकॉर्ड्स हैं, जो वो चुनाव में निर्वाचन पत्रावलियों में जो सूचना प्रदत्त करते हैं, उसके आधार पर उनमें कितनों के ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, सीरियस क्रिमिनल केसेस कितने के ऊपर हैं, उनके फिनेंशियल रिकॉर्ड्स क्या हैं,
उनकी शिक्षा का स्तर क्या है, उनकी उम्र क्या है, जेंडर क्या है, इस तरीके के डिटेल्स को पूरा संकलित कर खंगाल कर तो विश्लेषण कर अवाम के बीच में लाया जाता है कि जनता इससे जागरूक हो। और 3 अक्टूबर को इसी संदर्भ में हेट स्पीच के ऊपर एडीआर ने दिल्ली में एक रिपोर्ट जारी की। पूरे देश भर के जो पूरे राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, सब में ये रिपोर्ट जारी कर दी गई। और आप आश्चर्य करेंगे, अभी हम संसद की आपने भीतर की कार्रवाई के बारे में बात की, लेकिन मैं उससे पहले थोड़ा सा इसमें प्रकाश डाल दूं कि ये मुकदमे चुनाव से पूर्व और चुनाव के अंतराल के दौरान जो रिकॉर्ड्स आए, उस रिकॉर्ड्स के आधार पर ये रिपोर्ट जारी की गई है। और बड़ा ही चौंकाने वाला विषय जो हमारे को दिखा वो था कि 107 सांसद और विधायकों के ऊपर पूरे देश भर के भीतर के ऊपर हेट स्पीच के मुकदमे लगे हुए हैं, जो कि धारा 153A, धारा 153B के अंतर्गत है, धारा 296 है, मतलब इंडियन पेनल कोड की धारा 298, 505(1), 2, ये सारे धर्म, जाति, समूह, नस्ल या किसी संप्रदाय विशेष के खिलाफ बहुत ही घृणात्मक टिप्पणियां जो हैं उसके आधार पर लगी हुई है। और निर्वाचन के अंदर, पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर धारा 8 के तहत धारा 123 3A और धारा 125 में इसमें एक्शन का प्राविधान है। लेकिन देश की संसद के भीतर, जो कि आपने कहा कि जो भी बोल लो, ऐसा नहीं है कि जो भी बोल दिया जाए। संसद के अंदर असंसदीय भाषा नहीं प्रयोग में लाई जा सकती, वहां पर एक मर्यादित भाषा होती है, इसीलिए उसे असंसदीय भाषा को एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है। और उसे अमूमन ये देखा गया है कि उसको स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जो भी चेयर करते हैं वो एक्सपंज कर देते हैं आउट ऑफ रिकॉर्ड्स, और इस तरीके के रिकॉर्ड्स में रखे भी नहीं जाते उसे। लेकिन जिस तरीके का मामला दानिश अली जी और माननीय विधुड़ी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनके बीच में दिखा, और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय ने जिस तरीके की शब्दावली बोली, वो पूरे देश ने उसकी निंदा की। और उस तरीके के शब्दावली का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए संसद के भीतर। वो असंसदीय, वहां से मतलब पूरे पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स, पूरा देश उसे देख रहा है, और देश के माध्यम से वो संदेश अगर प्रवाहित होता है, जिस तरीके की शब्दावली का प्रयोग, मेरे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं कि उनको कोई निलंबित किया गया हो, उन पर कोई कार्रवाई की गई हो। उनकी पार्टी ने जरूर उनको नोटिस दे दिया और उस कार्रवाई को लोकसभा अध्यक्ष ने एक्सपंज कर दिया, लेकिन वो उन पर इस तरह की कोई कार्रवाई होते मुझे नहीं दिखी। नहीं, कार्रवाई ये आपने सही कहा कि जो भी अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया, बाद में वो बहाल हुए। दरअसल ध्यानी साहब, अब आरोप लगने लगा है कि जो चेयर करते हैं लोग, उनको भी लोग अब कटघरे में खड़ा करने लगे हैं। पहले क्या होता था कि जो चेयर करता था बड़े सम्मान की दृष्टि से उसको देखा जाता था और वो निष्पक्ष कार्रवाई करता था, ऐसा एक सार्वभौम सत्य के रूप में स्थापित था। लेकिन अब ये मान्यताएं भी टूटने लगी हैं। बिल्कुल, पूरे देश के भीतर एक ये मैसेज जा रहा है पूरे समाज के भीतर कि पार्शियलिटी हो रही है, कुछ किसी तरह की पार्शियलिटी नजर आ रही है कि मतलब इसी तरीके के शब्दावली में अगर नेता प्रतिपक्ष को सस्पेंड किया जा सकता है, बहुत सारे सांसद हैं जिनको राज्यसभा से सस्पेंड किया गया, तो ऐसा जो सत्ता पक्ष है, ट्रेजरी बेंचेस बोला जाता है, उनके लिए स्पेशल प्रिविलेजेस क्यों? हमारा थोड़ा मसला दूसरी तरीके का। मैं ठीक रहा कि मेरा ये मानना है कि आरोप प्रत्यारोप कुछ भी होते रहें, लेकिन ये बीमारी, ये माहौल जहरीला जो संसद के अंदर होता है, वो तो पूरे समाज, पूरे देश को और जहरीला बनाएगा। उसको लेकर तरह तरह की चीज़ें होती हैं। प्रदीप टमटा राज्यसभा के सांसद रहे हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। प्रदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप भी सदन के सदस्य रहे हैं और बहुत पुराने नेता हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि भाई ये प्रोटेक्टेड है, ये कुछ भी कहें हम कुछ नहीं कर सकते, और जाहिर सी बात जो संविधान में वही सुप्रीम कोर्ट कहेगा। हालांकि आज इस मामले को जो सुनवाई के दौरान सीता सोरेन वाले मामले में इसको रखने की कोशिश की गई थी कि कोई ऐसा प्रावधान निकालिए हुजूर, नहीं तो मामला बनेगा नहीं। आप जिसे कहते हैं संसदीय, वो आप कितने असंसदीय होते हैं उन लोगों को देख रहे हैं, और इसके क्या दुष्प्रभाव है राजनीति पर और समाज पर? टमटा जी, टमटा जी अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ कृपया बोलिए, दर्शक सुन रहे हैं आपको। जी जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वो तो दूसरे संदर्भ की, सदन के अंदर जो भी कार्रवाई है, चाहे पार्लियामेंट हो या विधानसभाओं के अंदर, उसके लिए संसद के अंदर स्पीकर को पूरा अधिकार है जी। दो के अभी हमारे विद्वान साथी कह रहे थे, पहली है कि अगर असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं, जो चीयर कर रहा है वो उसको एक्सपंज कर सकता है, यहाँ भी उसको जो शब्दों का प्रयोग दानिश अली जी के प्रति बिदुड़ी जी ने किया है वो पूरी तरह से असंसदीय के साथ साथ हेट स्पीच का एक हिस्सा है, और इसीलिए पूरे सदन ने, प्रतिपक्ष ने एक साथ मांग की थी माननीय स्पीकर जी से कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाए, और सम्मानित सदस्य ने स्पीकर को लिखा भी था कि इसको विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाए और वो इस सजा को तय कर सकती है। लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि स्पीकर ने उस मामले में कोई भी कदम लेना उचित नहीं समझा। उनको इस मामले को जब माननीय सदस्य संपूर्ण प्रतिपक्ष मांग कर रहा था कि इसको विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाए और वहां पर सारे मामले में सुनवाई हो जाती है, और अगर वो बनता तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती थी, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने बात को कही, अपने जुरिडिक्शन को कही, उन्होंने उनकी उसको क्या कहते हैं, माननीय सदस्य ने जो हेट स्पीच थी उसको कहीं जायज नहीं ठहरा, ये स्पीकर का अधिकार था। एक चीज। दूसरी चीज है जो माननीय बिदुड़ी जी ने अपनी बात कही है, वो पिछले 8-10 सालों में जो समाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी और संघ के द्वारा तो एक आम धारणा के रूप में एक जो कम्युनल हेट स्पीच का जो वातावरण बना गया वो अब इतना जहरीला हो चुका है कि कल तक हम एक सामान्य उनके कार्यकर्ता को होता है ये तो फ्रिंज एलिमेंट है, अब वो संसद के अंदर के भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के जहन में भी आ चुका है और वो समझते हैं अब हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकते हैं। तो ये पिछले 8-10 सालों के संघ के द्वारा जो सांप्रदायिक हेट की जो वातावरण समाज के अंदर बना है उसके परिलक्षण उनके सम्मानित सदस्यों की भाषा भी अब सदन के अंदर होने लगी, और ये बहुत ही निंदनीय है। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और एज ए सांसद के रूप में जब मैंने खुद वहां पर देखा, संसद ने बहुत से मामलों में एक्शन लिया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर स्पीकर साहब क्यों इस मामले को, जिसकी टमटा साहब इसीलिए तो आरोप लगता है कि मेरा आदमी तेरा आदमी। लोग अब सदन में आते हैं, कहते हैं भाई कि आप गड़बड़ कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। अब तो यहाँ तक मैंने देखा कि साहब वो जब कोई विपक्ष का नेता बोलेगा तो उससे कैमरा हट जाता है, और बार बार नेता कहते हैं कि देखिए कैमरा आपने हटा लिया हमसे, अपनी तरफ आपने कर लिया। अब इस तरीके के दृश्य, तो क्या सदन का जो सम्मान है, महत्व है, क्या इस तरीके की चीज़ों से क्या कायम रहेगा क्या? ये बड़ा सवाल है। और ये जहरीला माहौल जो समाज जिससे बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहा था, वो संसद के अंदर भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और यही नहीं, बहुत सारे उदाहरण हैं। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों ने नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत सारी बातें कही। अभी अधीर रंजन चौधरी ने भी इस बात को कहा था। तो ये एक पक्षी नहीं है, ये दोनों तरफ से, तीनों तरफ से, चारों तरफ से है, लेकिन ये इंतहा है। सीख क्यों रहा हूं, पिछले 1-2 साल के अंदर सदन में एक नई तरह, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का उनके द्वारा कोई भी ऐसी बात नहीं है, उनको सदन से निलंबित भी किया गया है। लोकसभा में आपने देखा होगा हमारे नेता क्या कहते हैं, लीडर अधीर रंजन को निलंबित कर दिया गया, जो उन्होंने कोई ऐसी बात किसी के प्रति नहीं की थी। राज्यसभा के अंदर सदस्यों को निलंबित किया गया है, लेकिन जब सत्तारूढ़ पक्ष के द्वारा इसी तरह के असंसदीय बातों, और यहाँ पर तो हेट स्पीच का हिस्सा भी ये बन चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और ये सदन के तो क्या बड़ा सवाल टमटा साहब यही है कि क्या
हेट स्पीच को भी सदन का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। क्या ये मिल रहा है, क्या ये मिलेगा? लोकसभा के सदस्य रहे अनिल शुक्ल वारसी भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास रुख करेंगे, सीधे सीधे वारसी जी के पास पहुंचेंगे। वारसी जी, आप बहुत ही अच्छे सांसद रहे हैं, बेहतरीन सांसद रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की दृश्य पहले देखे गए होंगे। वास्तव में बिल्कुल दिल पर हाथ रख के मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप दिल पर हाथ रखकर ही जवाब दीजिएगा कि ये क्या जो सदन के अंदर अब मतलब एक तरीके से नोक झोंक के बाद, एक दूसरे पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद अब हेट स्पीच अगर संसदों से जो सदन से प्रसारित होगी, संसद से प्रसारित होगी, तो इस देश को कहाँ ले जाएंगे माननीय? क्या स्थितियाँ बन रही, क्या परिस्थितियाँ बन रही, और क्या ये ऐसा क्यों लगने लगा है लोगों को कि भाई आप अपने जो सदन के अंदर जो बीजेपी का सदस्य है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरे पर कार्रवाई करते हैं? वारसी जी, देखिए, ऐसा है कि जो कुछ भी सदन में हुआ उस दिन, उसको वो तो इट इज हाईली कंडेमेनेबल, उसकी तो भर्त्सना होनी चाहिए। और हाँ, हमने उस दिन भी आपके शो में उसकी भर्त्सना की थी, और उसी का नतीजा था कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने लोकसभा के अंदर और सबके सामने सारी बातें आई। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि चूंकि संविधान के अंदर सेक्शन 1052 में ये प्रोविजन है कि आप अगर कोई भी बात होती है सदन के अंदर तो उसकी आप FIR कहीं बाहर नहीं कर सकते हैं, और जो भी इस तरह की बातें होती हैं उनको आमतौर से सदन की कार्रवाई से निकाल दिया जाता है। लेकिन इसमें एक चीज मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि जो जहां तक हम लोग एक तरफा बात कर रहे हैं, हम दोनों तरफ की बात नहीं कर रहे हैं, और आरोप जो हमारे साथी लगा रहे हैं लगातार नहीं, आज वारसी जी माफ करिएगा, हम बिल्कुल एक तरफा बात करने के लिए हम आए नहीं हैं। हम पूरी व्यवस्था पर बात कर रहे हैं, हम बीजेपी कांग्रेस नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे, हम ओवरऑल बात करना चाह रहे हैं कि भाई अगर किसी सदन से इतने जहरीले बयान कोई भी दे रहा हो तो क्या ये संसद है, क्या संसद रहेगी क्या? मेरा सवाल ये है। आप दो तरफा बात करिए ना, मैंने आपको बुलाया है दो तरफा बात करने के लिए। बात कर रहा हूँ, हम कह रहा हूँ कि स्पीकर के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने जो है एक तरफा कार्रवाई करते हैं, सबको न्याय नहीं करते। हमारा केवल कहने का मतलब ये है कि ये दानिश, जहां तक दानिश की बात है, इनके भी बहुत अच्छे आचरण नहीं रहे। ये भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, और उस दिन भी वो लगातार मना कर रहे थे विधोड़ी जी कि आप शांत रहो, शांत रहो। अच्छा, कोई भारत माता की जय नहीं कहेगा तो मुल्ला, कटवा, उग्रवादी, भड़ुआ कहोगे आप लोग? नहीं, गजब है भाई, लगातार कुतर्क है, कुतर्क लगातार उनको लगातार उकसा रहे थे। अरे और वो आप सांसद हैं, आप किसी के उकसावे में आ जाएंगे क्या? उनको कोई गालियां वो दे रहे जिससे उकस रहे थे वो? आपको अगर किसी को लगातार उकसाओगे, लगातार उकरोगे, तो वो उस तरह की बातें हुई। भाई प्रदीप टमटा सांसद रहे, इनको कोई नहीं उकसा लेता। हमारे साथ अभी फोन लाइन पर हरकेश बहादुर राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं, वो दो तीन बार के सांसद रहे हैं, वो किसी को गाली देने और भड़ुआ नहीं कहते। मैं कह तो रहा हूँ हमारा वारसी जी, हम जो आज इस चर्चा को कर रहे हैं, हम दलों तक नहीं सीमित कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि ये जो विकृति है ये देश को क्या संकेत, संदेश और कैसा माहौल बनाएगी, जिसे कहा जाता है संसद, और कहा जाता है भाई संसदीय आचरण करो। वहां जहरीली बातें, भड़ुआ, कटुआ, क्या मतलब है भाई? नहीं, हम यही कह रहे हैं ना कि जो कुछ भी है उसको, और उस व्यक्ति के खिलाफ भयानक कार्रवाई नहीं होती है। आज तक कोई कमेटी नहीं बनी, वो व्यक्ति सस्पेंड नहीं हुआ, वो सीना ठोककर आपकी पार्टी का काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है। कौन सा संकेत? पक्षपात की बात क्यों ना कही जाए और क्यों ना आरोप लगे? क्या पक्षपात करते हो? आप देखिए, ऐसा है ना कि जो घटना घटित हुई है, अधीर रंजन चौधरी ने नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की, वो उसको ये माना गया कि अपमानजनक असंसदीय टिप्पणी थी, उसी दिन सस्पेंड कर दिया गया। चौधरी साहब ने तो महामहिम राष्ट्रपति को भी क्या कहा? आप बताओ क्या? वो सदन के बाहर था,
है ना, सोनिया गांधी ने मोदी जी को मौत का सौदागर कहा। भाई नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की, राहुल गांधी की सदस्यता गई ना, कार्रवाई हुई ना, तो इनको सस्पेंड ही कर देते। हम आज वो विषय पे चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। हम सुधरेगा कैसे, आप लोग बड़े पुराने सांसद रहे हैं, सुधरेगा कैसे ये सुझाव दे दीजिए जरा जल्दी से, फिर मैं मनोज यादव के पास जाऊंगा, बहुत देर हो गई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पब्लिक मीटिंगों में कहा कि चौकीदार चोर है, इनके एक जो है क्या नाम, इनके तमाम अभी तो चलिए आप जाहिर सी बात है पार्टी को प्रोटेक्ट ही करेंगे। मनोज यादव के पास जाता हूं, वारसी जी रोक रहा हूं आपको। मनोज यादव, मैं किसी दल विशेष की बात नहीं करता हूं, मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता हूं। एडीआर की रिपोर्ट करे कि भाई इतने लोग हैं हेट स्पीच सदन के अंदर हेट स्पीच दे रहे हैं, बाहर दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और एक हेट स्पीच तो अभी भी हम लोगों ने ताजी सुन ली। संसद जिसे कहा जाता है कि सदाचरण करो, वहां पर कम से कम वो देश को एक अच्छा संकेत और संदेश दे कि लोग कम से कम इज्जत से देखें कि हमारी पार्लियामेंट है, और वहां सर्वाधिक असंसदीय भाषा। मनोज यादव, ये कैसे रुकेगी, क्या होगा? मैं बहुत चिंतित हूं इसको लेकर। दुर्गेन जी, आपको बड़ा आभार कि आज डिबेट में आपके साथ बैठने का पुनः मौका मिला, और विषय आपने इतना अच्छा रखा, जहां नफरत की तरफ आग लगाई जा रही है, जलाया जा रहा है, घी डाला जा रहा है, और आपने ऐसी चीजों पे बहस करना उचित समझा कि इसका कुछ निष्कर्ष निकल सके। एक शब्द है प्रैक्टिस, हिंदी में अभ्यास कहते हैं, और उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम है। जिस तरीके से बीजेपी आरएसएस अभ्यास कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है, वो ऐसी ही भाषा का करती है। वो अलग बात कि इसका हमें आपको पहली बार सदन में इसको सुनने को मिला। अभी मनोज तिवारी हैं, सांसद हैं दिल्ली से, उन्होंने सदन के बाहर प्रांगण में कुछ इसी तरह के शब्द, अमर्यादित शब्द सांसदों के लिए प्रोटेक्ट कर रहे थे विपक्ष के सांसद, उनके लिए उन्होंने कही थी। उस पर भी किसी तरीके का कोई संज्ञान लिया नहीं गया। लेकिन आखिर ये सब क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्यों संज्ञान नहीं ले रहे? उसके पीछे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपके चैनल पे मैं कहने जा रहा हूं। देखिए, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी की सरकार में कोई बॉडी, कोई संस्था, कोई पद पे बैठा व्यक्ति शून्य है। मैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कह रहा हूं, आप टिप्पणी करिएगा, आप मुझे टोक सकते हैं, रोक सकते हैं। राष्ट्रपति मतलब जीरो, उपराष्ट्रपति मतलब जीरो, स्पीकर मतलब जीरो, और गृह मंत्री मतलब मित्र है, राइट वाला, ठीक है, रक्षा मंत्री मतलब जीरो, ऊर्जा मंत्री मतलब जीरो, वित्त मंत्री मतलब जीरो। ये सभी शून्य के दायरे में आते हैं। अगर आपको राष्ट्रपति से मिलना है तो अब तो मैंने सुनने में ये देखा है कि राष्ट्रपति से मिलने के लिए पीएमओ से अब पहले अनुमति लेनी पड़ती है, यानी व्यक्ति को नहीं, राष्ट्रपति महोदया को अनुमति लेनी पड़ती है कि पहले पीएमओ से जाएगा कि मनोज यादव या प्रदीप जी या कोई और व्यक्ति जो विपक्ष के दल का व्यक्ति मिलना चाहता है महामहिम से, तो वो पहले पीएमओ ओके करेगा कि आप मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो मैं इन सारी बातों के ध्यान में रखते हुए बात कह रहा हूं कि जो सारे संस्थाओं पे बैठे हुए व्यक्ति हैं वो शून्य हैं, तो वो क्यों कार्रवाई करेंगे? मैं इसमें बिल्कुल गलती नहीं मानता हूं कि जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, स्पीकर महोदय हैं, वो कार्रवाई वो क्यों करें भाई? वो काहे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के सामने सब अदने से हैं, छोटे से हैं। लेकिन रमेश बिदूड़ी के लिए मैं एक बात जरूर कह सकता हूं, अगर रमेश बिदूड़ी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस तरह का बर्ताव किया होता, बड़ा अच्छा जवाब दे देते। आपको इतिहास के एक थोड़ा सा झलक दिखाते हुए ले चलूंगा। आदरणीय नेताजी मुख्यमंत्री थे और शायद मेरे ख्याल से कुछ बवाल बीजेपी वालों ने किया था, तो सदन में क्या हो गया था आप सबको मालूम है। अच्छा, आप भी धमका रहे हो? टूट टाट गया था। ना ना, मैं धमका नहीं रहा, मैं तुम बता, आप भी वही आचरण करोगे, मानोगे नहीं? ना ना ना, मैं आचरण जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं आप भी कर रहे हो, उत्तर प्रदेश में करके दिखाओ, बताएंगे आपको। देखिए, दो पार्टी के लोग हैं, दो पार्टी, लड़कों को गलती हो जाती। अरे चुप रहो, वासी जी ने फिर अभी बताएंगे कि लिपस्टिक लगा के कौन आता है टीवी पे, हमें मत कला, बहुत कुछ जानते हैं। थोड़ा सम्मान रखिए भाई एक दूसरे का। वासी जी पूर्व सांसद है, भले आदमी है मनोज जी। हाँ नहीं, अरे हम इन्हीं की बात कर रहे हैं, आप नहीं जानते हैं, इन्हीं की बात हम कर रहे हैं, वो समझ गए। खैर, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए इस बात को बिल्कुल डिनाई किया क्योंकि ये सभी को पता है कि सदन के अंदर की बात है, तो वो तो जो स्पीकर महोदय वही वहां पे जज हैं,
वही वहां पे थानेदार हैं, वही सब कुछ है, उन्हीं को सब कुछ करना है। लेकिन ये भी देश ने देख लिया कि पहली बार एक ऐसा स्पीकर है जो अपनी मर्जी से का नहीं बोल सकता है, खा गा 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 अंगा चा चा जा जा, ये सब बड़ी दूर की बातें हैं। तो मैं नहीं उम्मीद करता। तो मनोज जी, क्या समस्या को यही छोड़ दिया जाए? क्या संसद से हेट स्पीच का प्रसारण होने दिया जाए? भाई एक ने किया, उस पर कार्रवाई नहीं, कल दूसरा करेगा, तीसरा करेगा। तो संसद की जो मर्यादा है, या एक तरीके से मैं तो उसके आगे जाऊंगा कि उसका वजूद क्या है, जो भारत के 142-43 करोड़ जनता का विश्वास है, क्या वो नहीं टूटेगा? क्या कायम रहेगा? इसके उलट मैं पूछना चाहता हूं। जी, आपका सवाल बहुत बेहतरीन है। पहले सेगमेंट में मैंने अभ्यास और प्रैक्टिस शब्द की बात की। दूसरे सेगमेंट में जो सवाल है उस पर एक शब्द लागू होता है, प्रेशर और दबाव। अगर हम सवाल पूछते हैं एज ए विपक्ष, आप सवाल पूछते हो एज ए चौथा स्तंभ, या कोई विपक्ष का व्यक्ति सवाल सरकार से करता है, अगर सरकार प्रेशर महसूस कर रही है तब तो फिर वो आपकी बात सुनेगी। अगर वो प्रेशर नहीं महसूस कर रही है तो वो आपकी बात नहीं सुनेगी, तो आप पे प्रेशर डाल देगी। आप प्रेशर क्या ईडी भेजेगी अगले दिन? आप लोग ऐसा कहते हो, आप लोग ऐसा कहते हो, हम नहीं कह रहे हैं। जो हो रहा है आंखों के सामने वही मैं वर्णित कर रहा हूं आपके चैनल पे। बिल्कुल कोई मैं डिफरेंट बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई कानूनी प्रक्रिया की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारे मनोज ध्यानी जी ने तमाम सारे कानूनों की बात कर दी, टमटा जी ने अपने अनुभव बता दिए, सांसद महोदय ने बीजेपी के पूर्व, उन्होंने अपनी बात कह दी। मेरे पास जो मैं देखा और जो महसूस करता हूं और जो जनता, आम जनता पूरी देश की महसूस करती है, ये विदाउट प्रेशर वाली सरकार, इस पे कोई प्रेशर नहीं। आज तक आपने कभी सुना होगा कि प्रधानमंत्री सदन में ऐसे ऐसे इशारा, कोई प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे करता नजर आया? हमने अपनी आंखों से देखा, नरेंद्र मोदी ऐसे ऐसे कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। अच्छा, आंख मारते हुए देखा है? हाँ, वो प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने अपने फ्रेंड से आंख मारी थी कि मैंने तो बजा दी प्रधानमंत्री जी की गले लग के। अरे भाई क्या बात है, गले लग के उन्होंने कहा कि हम गए प्रधानमंत्री से गले मिले और आंख मार के इशारा किया कि मिला है भाई। अब इसमें क्या बुराई? इसमें अगर चलिए मैं पुष्पा जी के पास जाऊंगा, अब उनको बिल्कुल वक्त नहीं दे पाया, माफी के साथ मैं पुष्पा जी के पास आ रहा हूं। पुष्पा मिश्रा जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट की। पुष्पा जी, एक तो सुप्रीम कोर्ट के कहने का मंतव्य, जाहिर सी बात है संविधान प्रोटेक्टेड सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो बाउंड्री है, लक्ष्मण रेखा है, तय कर रखी है कि जाहिर सी बात है कोई भी करेगा। फुल बेंच थी चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली, उन्होंने कहा भाई खारिज, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर सवाल आता है कि अगर उस सदन में जो जज बैठा है या सदनों में जो जज बैठे हैं, अगर उन पर उंगलियां उठने लगेंगी तो फिर कानून क्या करेगा? कानून तमाशा देखता रहेगा बैठे हुए क्या? पुष्पा जी अनम्यूट करिए कृपया, दर्शक सुने ताकि आपको बहुमूल्य विचार आपके। धन्यवाद। देखिए, ये जो 7 जजेस की बेंच जो गठित की गई थी, ये सिर्फ एक नैरो पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए की गई थी कि ये जो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है, हमारी जो इम्यूनिटी हमें मिली हुई है कि हम सांसद हैं और हम जो भी वोट करते हैं या जो स्पीच देते हैं उसमें हम इम्यूनिटी प्राप्त किए हुए हैं, वो एब्सोल्यूट है कि नहीं है। और वो उसको हम लोग जो बहस चली वो कई प्रोविजंस को लेके चली है। और जरा इसको समझाइएगा, आपकी बात बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीता सोरेन का मामला है, सुनवाई उसमें चली और कई डायमेंशन इसमें देखे गए हैं। हाँ, वोटिंग का केस था, ब्राइब वोटिंग का केस था, उसमें क्रिमिनल डिफॉर्मेशन भी डिस्कस हुए हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के भी प्रोविजंस हुए हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के भी हुए हैं। और कुल मिला के ये इस चीज पे नैरो लाइन पे ही, एक बहुत नैरो लाइन पे डिस्कशन इस बात पे हुआ है कि क्या ये जो इम्यूनिटी है वो एब्सोल्यूट है कि नहीं है। वो तो जजमेंट आएगा तो उस पे अभी से कुछ भी टिप्पणी उचित नहीं लगती है। और जहां तक आपका बात है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे? नहीं, एक बाउंड्री लाइन तो होनी ही चाहिए। आप अपना घर खुद सुधारिए। अगर आप अगर लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट्रीज हैं, एमएलएस हैं, अगर उनके पास खुद भी इतना सक्षम है, उनके पास खुद भी इतने पावर्स हैं, बट वही बात आ जाती है कि पिक एंड चूज होता है पावर्स के। और अगर किसी मामलों में उन्होंने किए हैं, बहुत मामलों में नहीं करते हैं, तो फिर हमारे लिए रेमेडी क्या है? सांसदों के लिए रेमेडी क्या है? ये इस प्रश्न पे अगर आप जाते हैं, पुष्पा जी, रेमेडी ये है कि आप गालियां दो,
आपको प्रोटेक्शन संविधान ने दिया कि आप संसदीय नहीं असंसदीय व्यवहार करो, आप भड़वा कटवा उग्रवादी कहो। ये संविधान में इसलिए प्रावधान किया गया था क्या? नहीं, प्रावधान नहीं किया गया, लेकिन ये कंडक्ट जो भी पार्लियामेंट्रियंस के कंडक्ट है, इस कंडक्ट को आप ऐसा नहीं है कि आज आ गया है। आप अगर लोकसभा बहुत दिनों से ये पराकाष्ठा हम देख रहे हैं, ये पराकाष्ठा देख रहे हैं, अब संख्या बढ़ेगी ऐसी मेरी आशंका है। नहीं ठीक है, अगर कंडक्ट उनका जो है वो डिटोरिएट हो रहा है तो ये उनके लिए बहुत ही जो भी शब्द यूज कर लीजिए उसके ऊपर उनको खुद स्वयं को विचार करना है कि इसको हम कैसे काबू में कर ले। वो अमेंडमेंट लाए या कुछ उसमें कुछ नए रूल्स रेगुलेशन स्टैट्यूटरी लाए, वो खुद लाए, उसको हम लोग देख। कानून ने कहा कि हमारी बाउंड्री है, हमने लक्ष्मण रेखा खींच ली है, हम वहां नहीं जाएंगे। एक भारत के नागरिक होने के नाते, और आप भी एक नागरिक हैं, इस देश की बहुत बड़ी वकील होने से पहले भारत के नागरिक हैं, मैं एक छोटा मोटा पत्रकार होने के नाते उससे पहले नागरिक हूं। एक नागरिक को क्या उसने क्या ऐसी कल्पना की थी, और वो क्या करे भाई? वो क्या संसद में विश्वास करना छोड़ दे? क्या इस व्यवस्था में विश्वास करना छोड़ दे? क्या करे? देखिए, ये जो चेयरपर्सन है, ये उनके पास बहुत असीमित पावर है। वो किस तरह का करते हैं, जनरली ऐसे जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो वो हाउस को अर्जेंट कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं। ये जो अभी हमारे से डिस्कस आया कि वो सारे जो भी वर्ड्स जो असंसदीय है उसको ऑन द रिकॉर्ड नहीं लिया जाता है। ये सारे जो प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं वो लिए जाते हैं, फिर भी मैं राज्यसभा में देख रहा था कि एक सांसद जी बोल रहे थे कि धोखा किया इस सरकार ने, तो तत्काल हरिवंश जी जो उपसभापति हैं उन्होंने कहा रुकिए, ये धोखा आप नहीं बोल सकते, ये असंसदीय है। धोखा असंसदीय है, भड़वा कटवा संसदीय नहीं है। उस सांसद के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल है, बट उसमें हम एफआईआर कर सकते हैं कि नहीं, और उस एफआईआर, यही क्वेश्चन है कि हम एफआईआर कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सदन के उसके अंदर बोला गया है। तो एक प्रोविजंस है, प्रोविजंस इस पूरी सुनवाई में कुछ और पहलू क्या हैं जो छूट रहे हैं, डिस्कस नहीं कर पाए? अगर उन पर थोड़ा सा प्रकाश डाले, फिर मैं मनोज यादव उंगली उठा रहे हैं, उनके पास जाऊंगा मैं। जी, आपका प्रश्न रिपीट करें। मेरा प्रश्न यह है कि जो सुनवाई बड़ी सारगर्भित 7 सदस्यीय बेंच में हुई है, तो इसके क्या कुछ और पहलू हैं जो आने वाले जो हमारे सिस्टम है उसको कोई संकेत, संदेश या निर्देश देने वाले हैं? क्या ऐसा लग रहा है आपको? क्या बिल्कुल, मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कह देती हूँ कि अभी पांच जजेस के बेंच का जो डिसीजन था पीवी नरसिम्हा राव का के मामले में, उसी को थोड़ा एलोबरेट करते हुए 7 बेंच बनी हुई है। अगर कभी फ्यूचर में ऐसा कुछ आता है जहां पे आपको लगता है कि ये जो इम्यूनिटी मिली है ये एब्सोल्यूट नहीं हो सकती है, इसमें कोर्ट को इंटरफियर है, दैट जजमेंट आने दिए, दैट विल लेट बी ओपन, और फिर वो 9 जजेस की बेंच डिसाइड करेगी। ऐसा नहीं है, एनीथिंग विच नथिंग इज एब्सोल्यूट, इम्यूनिटी मिली है, मतलब रिस्ट्रिक्शन, मतलब ये है कि मनमानी नहीं होने दी जाएगी। ये देश की तकरीबन 142 करोड़ जनता ये जान ले कि मनमानी नहीं होने दी जाएगी। ये एक विधि विशेषज्ञ होने के नाते आप आश्वस्त कर रही हैं? मैं सिंपल यही कह रही हूँ कि इम्यूनिटी ये है मिली है कि एफआईआर नहीं होगा, कोर्ट उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी, लेकिन इम्यूनिटी ये नहीं मिली है कि हाँ उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी या उनका आचरण जो होता है वो बहुत उचित है, उसके हम क्या कहते हैं आलोचना नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं, इन चीजों की इम्यूनिटी नहीं मिली है। प्रश्न ये उठता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इन चीजों को अपने आप से दायरे से बाहर रखा है कि ये इम्यूनिटी प्राप्त प्रोविजंस हैं, तो इस पे फिर तो उन्हीं लोग को कार्रवाई करनी पड़ेगी। ठीक बात है। मनोज यादव, एक स्टेप और आगे बढ़ के बोले, मान लीजिए कि हाइपोथेटिकल कंडीशन ले लीजिए कि स्पीकर ने इस पे कोई डिसीजन दिया होता, कोई कार्रवाई की होती, तो क्या तब हम ये इस बात को देखते कि क्या आचरण जो है वो स्पीकर का एब्सोल्यूट इम्यूनिटी के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, वो देखा जाता, तब भी देखा जाता। जी। मनोज यादव, एक संक्षिप्त टिप्पणी, फिर मैं हरकेश बहादुर जी को लूंगा, काफी देर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नहीं, जो मैंने सबसे पहले शब्द का इस्तेमाल किया था दुर्गेश जी, प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस बीजेपी में, पॉलिटिकल बात कह रहा हूं, जो बीजेपी को मैं कोट करते हुए कह रहा हूं कि बीजेपी सिर्फ मुसलमानों के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती है। बीजेपी मुसलमानों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है, दलितों के लिए इससे और घृणित शब्दों का इस्तेमाल करती है, पिछड़ों के लिए कुछ और कहा जाता है, ईसाइयों के लिए, बौद्धों के लिए कुछ और कहा जाता है।
जो मैंने अपने इन कानों से सुना है बीजेपी के लोगों के द्वारा। और ऐसे वैसे लोग नहीं कहते हैं। रमेश बिधूड़ी तो एक सांसद नेता है, आपको हाई एजुकेटेड लोग कहते हुए सुनते मिले, और वो जानते क्या कहेंगे, ये मुस्लिम को लेके उस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे, फिर वो बौद्धों के लिए ये ऐसे होते हैं, ये हिंदुत्व नहीं मानते, ये इनका अलग ही रूल है, ये वो भाषा नहीं मैं इस्तेमाल कर सकता, क्योंकि फिर मुझ में और रमेश बिधूड़ी में अंतर क्या रह जाएगा अगर सुना मैं सब कुछ हूं। तो मैं ये बता रहा हूं, हमारे इस कार्यक्रम को संसद मत बनाइएगा कृपा करके। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, मैं कह रहा हूं मैंने सुना सब है, एक एक शब्द मैं कह सकता हूं, लेकिन बस इतनी ही बात कहूंगा कि बीजेपी जो ये कर रही है, जो प्रैक्टिस करा रही है, अगर विपक्ष ने इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर लिया तो मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए बहुत दिक्कत हो। अभी तक तो नहीं किया है, ना विपक्ष के किसी उस राज्य में किया है जहां पे मैं प्रार्थना कर रहा हूं आप लोगों से, कृपा करके इस देश के नागरिकों को कम से कम इतना निराश मत करिए कि लोग विश्वासी करना छोड़ दें। हरकेश बहादुर जी, मैं अनिल शुक्रवार से मैं आपके पास आऊंगा, जवाब लूंगा, क्योंकि बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हरकेश बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। हरकेश जी, पूरा प्रकरण आपने समझा ही होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें कहीं कि भाई प्रोटेक्टेड हैं, आप लोग भी बहुत पुराने सांसद रहे हैं उस वक्त के, ये किस ओर जा रहा है पूरा सिस्टम, जो व्यवस्था है संसद की, इस पर एक आपकी बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी चाहता हूं मैं। देखिए, देश की संसद की जो स्थिति इस समय बन रही है बहुत विचित्र हो गई है। अगर आप भी जानते होंगे, एडीआर की एक रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि देश की संसद में 306 ऐसे सांसद हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं जी, और उनके ऊपर कई तो ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत गंभीर अपराध के चार्ज जी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरह के लोग चुन करके संसद में जा रहे हैं। आप देखेंगे कि देश की जनता और राजनीतिक दल दोनों मिल करके जनप्रतिनिधि जो चुन रहे हैं, चाहे पार्टियां टिकट दे रही हैं या जनता वोट दे रही है, वो गांव की पंचायत से लेकर संसद तक क्या उसकी दुर्गति हो रही है वो भी सबके सामने कहने की तो कोई जरूरत है नहीं। एडीआर की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 42% सांसद जिनका की आपराधिक पृष्ठभूमि है वे मंत्री भी हैं, मंत्रिमंडल में सदस्य हैं। हमारे जो 4 गृह मंत्री हैं जिनकी तुलना सरदार पटेल और लाल बहादुर शास्त्री वगैरह सब लोग होम मिनिस्टर रह चुके हैं, गुलजारी लाल नंदा वगैरह, आपके नरसिम्हा राव, वेंकट रमन, बहुत सारे लोग रहे हैं होम मिनिस्टर। उन लोगों का बैकग्राउंड देख लीजिए और आज जो 4 होम मिनिस्टर हैं उनके बैकग्राउंड देख लीजिए। इनकी तुलना सबकी जवाहरलाल और किससे किससे होती है, वो सरदार पटेल, बहुत सारे लोगों से होती है। तो ये देश का बड़ा भारी दुर्भाग्य है कि यह स्थिति देश के संसद की बनी हुई है। देश की संसद में जो लोग आज मंत्री बने हुए हैं, एक मंत्री ने खुलेआम नारा लगाया, गोली मारो का नारा लगवाया जनता से, अपने खाली पहला हिस्सा बोलता था, दूसरा हिस्सा जनता की तरफ से आता था गोली मारने का। वहां पर उसने कभी ये रोका नहीं कि आप लोग इस तरह का नारा मत लगाए। हम लोगों ने जब सुना वो नारा तो हमको लगा कि प्रधानमंत्री उस मिनिस्टर को तो निकाल ही देंगे, क्योंकि अब ये तो माने बियॉन्ड लिमिट है कि कोई मिनिस्टर गोली मारो का नारा लगवाए। लेकिन देखा गया कि उस आदमी को कैबिनेट रैंक में प्रमोट कर दिया गया। हेट स्पीच की आप बात करते हैं, उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि मामला तो बढ़ जाएगा और विषयांतर हो जाएगा, लेकिन केवल रेफरेंस दे रहा हूँ। हरिद्वार में एक मीटिंग हुई धर्म संसद, उस धर्म संसद में क्या क्या बोला गया। 20 लाख लोगों के कत्ल कर देने की बात हुई। नौजवानों से कहा गया कि आप अपनी किताब कापी छोड़ दो और हथियार उठा लो, 20 लाख लोगों की हत्या कर दो। ये सब बातें बोली गई। आपको पता होगा एक भी नेता जो आज रूलिंग पार्टी हिंदुस्तान की, एक भी नेता ने उसका कंडेमनेशन नहीं किया। जो मैटर करते हैं, जो सिग्निफिकेंट बड़े लीडर्स हैं, किसी ने भी उसका कोई भी निंदा नहीं की, आलोचना नहीं की, ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, ये सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारी चीजें अभी देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने जो गिरफ्तारियां वगैरह हो रही हैं उस पर जस्टिस खन्ना ने क्या क्या कहा है सब आपको मालूम होगा, सब डिटेल में नहीं जाऊंगा। जबरदस्ती सब कुछ करने की कोशिश हो रही है। देखिए, बुलडोज करने की, संविधान को वायलेट कर दो, नियमों को तोड़ दो, सब जहन्नुम में फेंक दो। क्यों? ये सब अवरोध है, ये सब हमारे लिए।
हम मनमानी नहीं कर पा रहे हैं, हम किसी को अरेस्ट कर लेंगे, किसी को जेल में डाल देंगे, किसी का कुछ कर देंगे। यही उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को मारा गया है, जिस तरह से मारा गया है, साबरमती से लाया जा रहा है तमाम सिक्योरिटी दे करके, और रात में 10 बजे ले जा करके उसका मेडिकल कराया जा रहा है, और गेट पर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है, उसकी हत्या हो रही है। ये वो ऐसे ऐसे सारे कांड हो रहे हैं इसी देश के अंदर, इसी प्रदेश। अब ये कहा जाएगा कि आप किसी अपराधी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हरकेश जी। अब ये देखिए क्या स्थिति चल रही है सारी, कि किस तरह के लोग इस देश की शासन व्यवस्था में आ चुके हैं और ये क्या करना चाहते हैं इस देश के लिए। ये अलग बात है, इनको सबसे बड़ा बल मिल रहा है देश की जनता की गरीबी और उसकी अज्ञानता का। देश की जनता गरीब है, उसको कुछ बांट दे रहे हैं और उससे खुश होकर के इनको हरकेश जी कंप्लीट करिए, चूंकि अब मुझे बाकी लोगों के पास जाना, कृपया कंप्लीट करिए। असली पॉइंट पर आ रहा हूँ जो आपने पूछा है, जिस पर आपने, हाँ प्लीज जल्दी से, क्योंकि ये सब बातें इतनी बड़ी हैं कि इनको काफी बहस की जरूरत है, लेकिन इस पर कहाँ बहस हो पा रही है। नहीं मैं करता हूँ, मैं बार बार करता हूँ, मैं बार बार करूंगा इस पर जी। रुक जाइए, मैं इस पॉइंट पर आ रहा हूँ जिस पर आपने उठाया है। रोल ऑफ स्पीकर इस मामले में इतना मतलब दयनीय था, इतना दुखद था, इतना अफसोस हुआ, इतनी चिंता हुई। स्पीकर को कुछ कहा नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं स्पीकर को कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन ये चिंता तो व्यक्त कर ही सकता हूँ, अफसोस व्यक्त कर सकता हूँ, दुख व्यक्त कर सकता हूँ। तमाम लोगों को छोटी छोटी बातों पर उन्होंने सस्पेंड किया, और मामले को चाहे वो राज्यसभा के सभापति रहे हों या लोकसभा के स्पीकर रहे हों, इन लोगों ने सांसदों को जो विपक्षी दलों के थे, अगर उन्होंने कुछ बातें कही, उन्हें सस्पेंड किया, उन्हें बाहर कर दिया, उनके मैटर्स को प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया। प्रिविलेज कमेटी को रेफर करना चाहिए, बहुत सारे मामले पहले भी रेफर हुए हैं, लेकिन इस मामले में क्या हुआ, सिर्फ चेतावनी दिया स्पीकर ने कि देखिए आप गलत बात बोल रहे हैं, आपको चेतावनी देता हूं, दोबारा अगर आप बोलेंगे तो आपकी खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। क्या इतना ही रोल होना चाहिए था स्पीकर का? इनके मामले को क्यों नहीं प्रिविलेज कमेटी को भेजा गया, इनको क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? ये सस्पेंशन ठीक बात है, हरकेश जी कंप्लीट करिए प्लीज, अब ज्यादा वक्त नहीं प्लीज। के लिए जरा 1 मिनट सुन लीजिए, ये एक चीज और आपको बता दे रहा हूँ, ये पहली बार मैंने देखा कि अब की बार संसद के इन सदनों में यहाँ तक बात आई है कि जिसका मामला प्रिविलेज कमेटी को दे दिया गया है, अगर जब तक प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक उनको सस्पेंड रखा जाएगा। ये पहली बार हुआ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। एक सांसद 1.5-2 साल से सस्पेंड हैं, कांग्रेस की सांसद है कहीं की। हम किसी को नहीं जानते कौन कौन है, लेकिन ये बात मैंने सुना कि ये कहा गया कि प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी तब तक बाहर ही रहेंगे। ऐसा कभी होता नहीं था। ठीक बात है। होता यह था कि प्रिविलेज कमेटी को मामला दे दिया जाता था, प्रिविलेज कमेटी अपना काम करके रिपोर्ट देती थी। हरकेश जी रोक रहा हूं, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। प्रदीप टमटा 10 सेकंड में कैसे सुधरेगा? 10 सेकंड में प्रदीप टमटा। टमटा जी अनम्यूट करिए, बहुत वक्त बड़ा कीमती है, आपका भी हमारा भी। बहुत जल्दी आपकी आवाज नहीं मिल रही टमटा जी। रोक सकते हैं जी। वो सदन के स्पीकर या चेयरमैन इस तरह की कार्रवाई को कर से रोक सकते हैं, सारे प्राविधान है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ा है कि आजकल प्रतिपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई तेजी से हो रही है, और जब सत्तारूढ़ के दलों के लोग हैं उनको क्या कहते हैं हल्के से छोड़ दिया जा रहा। और इस पूरी घटनाक्रम से सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण है सम्मानित सांसद को, क्योंकि उसके बाद उनको राजस्थान में एक बहुत बड़ा दायित्व दे दिया। ठीक बात है। तो माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं चूंकि वक्त नहीं। अनिल शुक्रवार से 5 सेकंड 10 सेकंड आप भी ले लीजिए जल्दी से। देखिए, जहां तक मेरा सुझाव माने या जो भी समझे कि एक तो ये संविधान का जो 1052 है इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए, इसके जगह कोई प्रोविजंस लाने चाहिए जिससे कि जो लोग इस तरह बात करते हैं। बहुत बड़ी बात। और दूसरी बात, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि ये पार्टियों की भी जिम्मेदारी है कि इस तरह के नेताओं को टिकट न दे जो पार्लियामेंट में आकर के इस तरह की बातें करते हैं और पूरे देश में माहौल खराब कर। लग रहा है आपने बिल्कुल दिल दरिया कर दिया वारसी जी, अंदर का सांसद बोल उठा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इस मंच से आपकी तारीफ कर रहा हूं, मैं के न्यूज के करोड़ों दर्शकों के सामने मैं खुले मन से आपकी तारीफ कर रहा हूं कि कम से कम कोई इस देश में
नेता है, कोई पूर्व सांसद है जो कह रहा कि अमेंडमेंट लाओ, ऐसे नेताओं को पार्टियों से भगाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल शुक्लवारसी, हरकेश बहादुर जी, पुष्पा जी, प्रदीप टमटा, मनोज ध्यानी और मनोज यादव, बहुत बहुत धन्यवाद। मंथन का सार तो यही निकला कि भाई अब इसमें अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी वकील पुष्पा जी कह रही थी कि फैसला भी आने दीजिए, बहुत सारी डायमेंशन हैं, कानून चुपचाप कभी नहीं बैठता। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।